देखो, वेरी गुड। देखो, एक रिएक्शन जो होती है ना, देखो थर्मोकेमिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है बच्चों, थर्मो केमिस्ट्री। इसमें हमें एक चीज पढ़नी है कि एंथैल्पी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। एंथैल्पी को अच्छे से स्टडी करेंगे। अब आपने, ये तो अलग है, देखो आपने एक बार पढ़ा होगा कि सर एंथैल्पी जो होती है ना सर, एक हीट होती है, मतलब इट इज अ काइंड ऑफ हीट। और ये किस पे, एट में हम बोल सकते हैं हीट, इट इज अ हीट। एंथैल्पी इज नथिंग बट हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या ये बात सही है, बोलो जल्दी। एट कांस्टेंट प्रेशर और एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इन दोनों में से हम किसी को भी बोल सकते हैं कि एंथैल्पी इज नथिंग बट, इट इज अ हीट चेंज, इट इज नथिंग बट हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर और एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या यह बात आपको सही लग रही है? क्या मैंने ये पढ़ाया था, बोलो जल्दी। एंथैल्पी को ही मैंने बोला इट इज अ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब मैं अभी लिख सकता हूँ बच्चों, क्या मैं लिख सकता हूँ, एंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ, देखो भाई अब इसका मीनिंग समझो, एंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। भाई क्लियर है अभी, फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। समझे या नहीं समझे? इस सेंटेंस का मीनिंग समझ में आया कि एंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड प्रेशर। ये बात मुझे बतानी थी कि एंथैल्पी, अभी मैंने पढ़ाया एंथैल्पी यानी कि हीट जो एट कांस्टेंट प्रेशर या फिर कांस्टेंट वॉल्यूम पे है। तो मैं लिख सकता एंथैल्पी किस पे डिपेंड करती है हमारी, एंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। बोलो क्लियर है सबको? चलो ये मतलब आपको सेंटेंस, आपको एमसीक्यू में पूछेगा एंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ, तो याद रखना प्रेशर एंड वॉल्यूम एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर जो हीट होगी उसी को हम बोलेंगे एंथैल्पी। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि सर ए और बी जो है ना, मान लो मेरे पास ये रिएक्टेंट है, इट गिव्स सी, तो सी मान लो हमारा प्रोडक्ट है। देखो मैं बहुत बहुत कंसेप्चुअल बातें करूंगा, आपको मजा आएगा। मान लो सर ये प्रोडक्ट है और सर इधर वाले आपके रिएक्टेंट है। चलो अब मुझे एक बात बताओ कि रिएक्टेंट में क्या होता है बच्चों, तो आप बोलोगे सर रिएक्टेंट में ना बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, बॉन्ड ब्रेकिंग होती है सर। और सर प्रोडक्ट में क्या होता है बताओ यार, प्रोडक्ट कब बनता है, जब सर बॉन्ड फॉर्म होगा, हाँ या ना, बॉन्ड फॉर्म होगा, हाँ या ना बच्चों, बोल दो यार जल्दी से। जब प्रोडक्ट बनेगा तो कुछ ना कुछ बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा, और रिएक्टेंट में बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, रिएक्टेंट में बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है। तो आप बोलोगे सर जी देखो, अगर रिएक्टेंट में बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, वी हैव टू प्रोवाइड एनर्जी, एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है, एनर्जी रिक्वायर है, ठीक है ना। रिएक्टेंट को अगर हमें बॉन्ड ब्रेक करने तो वहां पे हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन याद रखना अगर प्रोडक्ट बन रहा है तो ये अगर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो आपको पता है कोई भी बॉन्ड बनेगा तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, जल्दी बताओ, एनर्जी रिलीज होगी। क्या ये बात सबको क्लियर है, हाँ या ना बताओ जल्दी। कि सर रिएक्टेंट में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और सर प्रोडक्ट के तरफ अगर गए तो वहां पे स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एनर्जी रिलीज होगी। यानी कि एक तरफ एनर्जी रिक्वायर है और दूसरी तरफ एनर्जी रिलीज हो रही है। समझो अभी, अब मेरा क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन को समझो। मान लो मेरा रिएक्टेंट, देखना समझो अच्छे से, मतलब मान लो यार CO2 है, CO2 है, अगर इसको ब्रेक करना है तो कार्बन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में ब्रेक करना है तो हमें हीट देनी पड़ेगी, मतलब रिएक्टेंट को हमें हीट देनी पड़ेगी। समझ में आया? अब देखो अगर मैं ऐसा लिखूं कि सर प्रोडक्ट अगर मोर स्टेबल रहा, प्रोडक्ट अगर मोर स्टेबल रहा बच्चों, तो मुझे एक बात बताओ क्या होगा, मोर एनर्जी रिलीज होगी, बोलो जल्दी, मोर एनर्जी रिलीज, हाँ या ना बताओ। यहां सब एग्री हो? सर अगर मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, बताओ जल्दी। दूसरा सेंटेंस क्या है मेरा, दूसरा सेंटेंस क्या है बच्चों, याद रखना, अगर रिएक्टेंट स्टेबल हो, अगर रिएक्टेंट स्टेबल हो तो रिएक्टेंट को ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा रिक्वायर होगी। मैं यहां पे लिख देता हूं, मोर एनर्जी रिक्वायर टू ब्रेक अ बॉन्ड। समझ में आया सबको? क्या आपको कंट्रोवर्सी समझ में आई दोनों चीजों के बीच में की? मोर एनर्जी रिक्वायर टू ब्रेक अ बॉन्ड, बोलो क्लियर है सबको? ये दो बातें समझ में आई। अगर रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है सर तो हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और अगर सर प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? मैसेज करके बताओ एक बार, बताओ जल्दी, क्लियर है?
अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, अब देखना, अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं और मान लो मेरे पास मेरा प्रोडक्ट स्टेबल है, मान लो प्रोडक्ट मेरा बहुत स्टेबल है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, तो मुझे बताओ प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोर एनर्जी रिलीज। और अगर दूसरा केस मान लो रिएक्टेंट स्टेबल है प्रोडक्ट से, तो अगर रिएक्टेंट स्टेबल है ना तो हमें क्या करना पड़ेगा, मोर एनर्जी हमें क्या करनी पड़ेगी, रिक्वायर होगी, देनी पड़ेगी। भाई क्लियर है? मैसेज करके बताओ। अगर रिएक्टेंट स्टेबल है तो मोर एनर्जी रिक्वायर होगी, और अगर प्रोडक्ट स्टेबल है तो मोर एनर्जी रिलीज होगी, और अगर एनर्जी रिलीज होगी तो दिस इज योर निगेटिव, मतलब जो एंथैल्पी आएंगे वो कैसे आएंगे बताओ, माइनस डेल्टा एच। समझे या नहीं समझे? और अगर रिएक्टेंट स्टेबल है तो हम बोलेंगे प्लस डेल्टा एच, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। समझे या नहीं समझे? तो आपको क्वेश्चन आएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन में स्टेबल कौन होगा, तो प्रोडक्ट स्टेबल होगा, तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। और अगर मैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करूं तो सर रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू प्रोडक्ट, और हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। बोलो जल्दी, क्लियर है सबको? क्या एंडो और एक्सोथर्मिक का ज्यादा अच्छे से मीनिंग समझ में आया अभी? क्या सबको क्लियर है? अब देखो, वेरी गुड। देखो एक और बार बता देता हूँ, प्रोडक्ट स्टेबल है रिएक्टेंट से तो एनर्जी रिलीज होगी, रिएक्टेंट स्टेबल है प्रोडक्ट से तो एनर्जी देनी पड़ेगी। ये हो गया एक्सोथर्मिक, ये हो गया एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर ये बातें क्लियर है तो थोड़ा सा आगे बढ़ते। देखना बच्चों, बहुत अच्छे से देखना, अभी बहुत ज्यादा अच्छे से। थर्मोकेमिस्ट्री को हम कैसे स्टडी करेंगे? तो थर्मोकेमिस्ट्री को स्टडी करने के लिए हमें सबसे पहली कंडीशन पता होनी चाहिए, बैलेंस द रिएक्शन। मतलब सबसे पहले हमें रिएक्शन को बैलेंस करना आना चाहिए, ठीक है? वो बता दूंगा साथ साथ में, ठीक है? दूसरी कंडीशन क्या है बताओ? सबसे पहली कंडीशन तो बैलेंस करना आना चाहिए। दूसरी कंडीशन तो हमें फेज पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए बोलो? फेज मतलब भाई कौन सा केमिकल सॉलिड है, कौन सा केमिकल लिक्विड है, और कौन सा केमिकल गैस है। ये तीन चीजें पता होनी चाहिए, दो चीजें। सबसे पहली कंडीशन, हमें रिएक्शन को बैलेंस फॉर्म में लिखना है। मैं पढ़ाऊंगा ना, डोंट वरी, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात सर फेज सेम होना चाहिए। सॉरी, हमें फेज के बारे में अच्छा नॉलेज होना चाहिए। मैं पढ़ाऊंगा साथ ही साथ, आप कोई चिंता मत करो। फॉर एग्जाम्पल मैं फेज के बारे में भी बता देता हूँ, ठीक है बच्चों? फेज के बारे में बता देता हूँ। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात याद रखना, मैं फेज के बारे में अभी बता दूंगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जो एंथैल्पी का डाटा होगा, बहुत मजा आएगा अभी आपको पढ़ने में। एंथैल्पी का जो डाटा होगा ना, ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए, तब जाके हमें थर्मोकेमिस्ट्री में अच्छी समझ आएंगी। कौन कौन सी चीज बताओ जल्दी? बैलेंसिंग द रिएक्शन, फेज पता होना चाहिए, और एंथैल्पी का डाटा पता होना चाहिए। अगर ये तीन चीजें हमें पता है तो हम अच्छे से थर्मोकेमिस्ट्री को सीख जाएंगे। बोलो हाँ या ना बच्चों? क्लियर है सबको? हाँ या ना? क्लियर है सबको? मैंने क्या बताया कि थर्मोकेमिस्ट्री सीखने के लिए हमें बैलेंस रिएक्शन आना चाहिए, उसके फेज पता होना चाहिए, किस केमिकल का क्या फेज है, और एंथैल्पी का डाटा मतलब वैल्यू पता होनी चाहिए। आइए हम पढ़ते वन बाय वन। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देना, भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं मैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। आइए, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का क्या मीनिंग है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, आपको बहुत दिक्कत आती होगी ना सर, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी। सर एनर्जी और एंथैल्पी में क्या डिफरेंस है? तो भाई कुछ डिफरेंस नहीं, बस एक ही डिफरेंस है। एनर्जी एक एटम के लिए हम डिफाइन करेंगे जनरली, और एंथैल्पी हम डिफाइन करेंगे 1 मोल के लिए। भाई क्लियर हो गया अभी? एंथैल्पी हम डिफाइन करेंगे मोल के लिए, 1 मोल सब्सटेंस के लिए। तो आइए पढ़ते, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में, मान लो प्रोडक्ट बन गया, और ये प्रोडक्ट कैसा है हमारा बोलो? मोर स्टेबल प्रोडक्ट है। याद रखना मैं क्या बता रहा हूं, देखो मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनने में, लेकिन कितना? सुनना, 1 मोल, यहां पे लिख देता हूं, 1 मोल ऑफ 1 मोल ऑफ
स्टेबल प्रोडक्ट, मोर स्टेबल प्रोडक्ट, मतलब ये एक बार बन गया ना तो किसी का बाप भी आ गया ना तो इसको आप आगे इसको कुछ भी नहीं कर सकते बाद में। समझ में आया? मोर स्टेबल का मतलब समझ में आया आपको? अब सुनो, रिएक्टेंट से एक मोल प्रोडक्ट बनाने में जो एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता है, जो एनर्जी हम यूज करते हैं, समझो अच्छे से, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने में कितना प्रोडक्ट, सुनो और अच्छे से सुनो, एक मोल ऑफ स्टेबल प्रोडक्ट बनाने में, 1 मोल ऑफ स्टेबल प्रोडक्ट बनाने में हमें जिस एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट करना पड़ता है रिएक्टेंट से, उसी एनर्जी को बोला जाता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। समझे? मतलब देखो अच्छे से बता रहा हूं, डेल्टा एफ एच, इसी को बोला जाता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में अच्छे से बता रहा हूं, अगर आपको 1 मोल ऑफ सब्सटेंस या 1 मोल ऑफ स्टेबल प्रोडक्ट बनाना है तो जो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी रिएक्टेंट को, उस एनर्जी को हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। 1 मोल ऑफ स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए जो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी उस एनर्जी को हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्या आपको क्लियर है? मैसेज करो, क्या आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मीनिंग क्लियर है? हाँ या ना बताओ, सब बताओ अच्छे से। देखो अच्छे से, वेरी गुड, बहुत अच्छा। थोड़ा और अच्छा कर दो, थोड़ा और क्लियर कर दो। रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट बन रहा है ना, अपना हमारा प्रोडक्ट बन रहा है तो याद रखना जो रिएक्टेंट है ना आपका, वो रिएक्टेंट की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये। सर इसका क्या मीनिंग है? अरे इसका यही मीनिंग होता है कि आपको रिएक्टेंट बनाना नहीं पड़े। अगर आपको रिएक्टेंट ही बनाना होता, आपको समझ रहे हो, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितनी होती? नॉट इक्वल टू 0। मतलब कोई नेचुरल में कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है, भाई मेरी बात को समझो, हमें रिएक्टेंट को कौन सा सिलेक्ट करना है, तो जो रिएक्टेंट हम सिलेक्ट करेंगे ना, याद रखना ये उसके स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए। मैं पढ़ाऊंगा, वेट कर लो। स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए। समझो, जिस रिएक्टेंट को हम यूज करेंगे वो रिएक्टेंट स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए। सर स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब क्या होता है? अरे स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब होता है कि रिएक्टेंट नेचुरली ऑकरिंग होना चाहिए, उसको कहीं पे भी हम बना नहीं सकते उस रिएक्टेंट को। बात क्लियर हो रही है आपको? मैं एग्जांपल से और अच्छा क्लियर करवाऊंगा, बहुत एग्जांपल पढ़ेंगे अभी स्टैंडर्ड स्टेट के। सबसे पहली बात बच्चों क्लियर हो रहा है आपको कि एक, सुनो आवाज आ रही मेरी? आवाज आ रही? बताओ जल्दी, 1 मिनट रुक जाओ। क्या है? हाँ ठीक है। देखो मैं वापस से बता रहा हूँ कि किसी भी रिएक्टेंट को, याद रखना, किसी रिएक्टेंट की हमें स्टैंडर्ड स्टेट लेने। स्टैंडर्ड स्टेट का सिंपल मीनिंग होता है कि नेचुरली पाए जाने वाला रिएक्टेंट जिसका कोई भी केमिकल रिएक्शन, मतलब किसी ने उसको बनाया नहीं, और नेचुरली जो पाया जाता है उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगी? बोलो यार 0 होगी, क्योंकि वो नेचुरली फॉर्म हो रहा है, उसको कोई जरूरत नहीं किसी की, इसीलिए उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगी बच्चों? 0 होगी। आइए थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। थोड़ा सा सर स्टैंडर्ड स्टेट का क्या मीनिंग है उसको पढ़ लेते। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक बात बताओ, ऑक्सीजन जो है वो नेचर में एग्जिस्ट करता है या नहीं? जल्दी बताओ। O2 नेचर में एग्जिस्ट करता है या नहीं? बताओ हाँ या ना। मतलब सिंपल, इसमें जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन एटम, ये ऑक्सीजन एटम नेचर में O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ऑक्सीजन की स्टैंडर्ड, भाई ऑक्सीजन की स्टैंडर्ड स्टेट कौन सी है भाई? O2 है। समझे या नहीं समझे? ऑक्सीजन की स्टैंडर्ड स्टेट O2 है। हाइड्रोजन एटम की स्टैंडर्ड स्टेट कौन सी हो गई? बताओ जल्दी। H2 हो गई। समझ में आया? जो नेचुरली एग्जिस्ट करता है, और इनके लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा 0। समझे या नहीं समझे? स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन समझ में आए सबको? थोड़ा सा और आगे बढ़ते, समझना अच्छे से। कार्बन जो होता है ना बच्चों, कार्बन, देखो कार्बन जो होता है ना, ये तो सॉलिड होता है। सबसे पहली बात देखो, मैं कितनी अभी छोटी छोटी चीजें बताऊंगा। कार्बन 2 तरह से एग्जिस्ट करेगा नेचर में, या तो ग्रेफाइट के फॉर्म में करेगा, कार्बन सॉलिड है और ग्रेफाइट के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, या तो कार्बन डायमंड के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तुमने कभी सुना है? मुझे बताओ जनरली, देखो दोनों में से सबसे पहली बात, ग्रेफाइट स्टेबल होता है, ये बात ही क्लियर कर लो। ग्रेफाइट स्टेबल होता है डायमंड से, और नेचुरली जो पाया जाता है ना, सुनो नेचुरली डायमंड पाया नहीं जाता।
डायमंड नेचुरली पाया नहीं जाता, ग्रेफाइट का कन्वर्जन होता है डायमंड में। मतलब अगर आपसे पूछा कार्बन की कौन सी स्टेट नेचुरल है या फिर स्टैंडर्ड स्टेट कौन से है कार्बन की, तो आप आंख बंद करके बोल देना कार्बन की स्टैंडर्ड स्टेट ग्रेफाइट है, नॉट अ डायमंड। ग्रेफाइट को बहुत हीट करने के बाद आपका डायमंड बनेगा, तो ग्रेफाइट आपकी स्टैंडर्ड स्टेट है। बोलो क्लियर है भाई कार्बन की बात? सॉलिड फॉर्म में ग्रेफाइट पाया जाता है, डायमंड इज नॉट अ स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ कार्बन, द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ कार्बन इज ग्रेफाइट। बोलो क्लियर है सबको? नेचर में कार्बन ग्रेफाइट के फॉर्म में पाया जाता है। बताऊंगा हाँ, सारी चीजें बताऊंगा दमयंती। स्टैंडर्ड स्टेट से रिएक्शन का क्या संबंध है हमें, देखो मैं सब अभी आपको क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे कि मैं क्यों क्यों ये स्टैंडर्ड स्टेट को अलग पढ़ा रहा हूँ और ये वाली स्टेट को क्यों नहीं मिक्स कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ रिएक्शन पे इफेक्ट पड़ता है इसीलिए, ठीक है ना, रिएक्शन पे इफेक्ट पड़ता है बहुत सारा, इसीलिए हम, क्योंकि सारी वैल्यू चेंज हो जाती है, फिर हमारा आंसर या फिर जो भी एक्सपेरिमेंट में वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम आने लग जाएंगी। ठीक है ना, आगे बढ़ते देखना, आगे बढ़ते सुनो अभी। ब्रोमीन देखो, फ्लोरीन जो होता है ना F2Cl2 Br2I2, तो याद रखना फ्लोरीन की स्टैंडर्ड स्टेट, फ्लोरीन एक गैस है, क्लोरीन भी एक गैस है, ब्रोमीन एक लिक्विड है और आयोडीन एक सॉलिड है। समझे या नहीं समझे? तो फ्लोरीन की स्टैंडर्ड से एक गैस है, ये स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। याद रखना मैंने लिखा है सॉलिड, लिक्विड। अरे कल आपको कोई दे देगा ब्रोमीन गैस, तो क्या गैस एक स्टैंडर्ड स्टेट है ब्रोमीन की? बोलो, ब्रोमीन की स्टैंडर्ड स्टेट गैस है? तो बिल्कुल भी नहीं। ब्रोमीन नेचर में लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है, आयोडीन नेचर में सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, क्लोरीन नेचर में गैस, फ्लोरीन नेचर में गैस फॉर्म में पाया जाता है। तो ये उनकी स्टैंडर्ड स्टेट है। समझे या नहीं समझे? बताओ जल्दी, बोलो रे। क्या, एक मिनट, नेटवर्क इशू लग रहा है सबका। मेरी आवाज तो क्लियर है ना आपको? बोलो मेरी आवाज तो क्लियर है ना? हाँ, तो मेरी आवाज क्लियर है का देखने दो, मेरी आवाज क्लियर होनी चाहिए, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, चलो देखो मैं वापस से बता देता हूँ। फ्लोरीन एक गैस होता है, क्लोरीन की स्टैंडर्ड स्टेट भी गैस है, ब्रोमीन की स्टैंडर्ड स्टेट एक लिक्विड है और आयोडीन की स्टैंडर्ड स्टेट एक सॉलिड है। आइए आगे बढ़ते हैं। आवाज कम आ रही है क्या? एक मिनट, आवाज कट रही है क्या? चलो मैं एक बार ना क्या कर देता हूँ पता है, मैं एरोप्लेन मोड ऑन करने जा रहा हूँ, नेटवर्क, हाँ ठीक। हेलो, अब आ रही है आवाज? हेलो, अभी आवाज आ रही है? मुझे बता दो, अभी आवाज आ रही है अच्छे से? बोलो अभी क्लियर है आवाज? देखो स्क्रीन दिख जाएंगी, अब देखो स्क्रीन दिख रही है सबको? मैसेज करो, अब दिख रही है स्क्रीन? चलो ठीक, आप दिख रही है, मैसेज कर दो। हाँ चलो, देखो स्क्रीन दिखनी चाहिए यार, मेरा नेटवर्क तो बहुत स्ट्रांग है, पहले बता रहा हूँ। नहीं दिख रही क्या? अभी रुको जरा, आप थोड़ा रुक जाओ, मैं ना अभी वापस से शेयर कर देता हूँ। हेलो, उधर बारिश नहीं आ रही ना कभी उधर की तरफ? अब दिख रहा है सबको स्क्रीन? बताओ। अरे नहीं दिख रही, एक गलत बात है, दिखनी चाहिए स्क्रीन। देखो शायद से नेटवर्क इशू आ रहा होगा आपका, नहीं आना चाहिए बाय द वे, लेकिन आ रहा है, मेरा नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना। हाँ अब क्लियर है, हाँ। अरे नहीं दिख रही, कोई बोल रहे आ रही है, दिख रही है। चलो थोड़ा वेट कर देते, जैसे सबको दिख जाएंगे मैं स्टार्ट कर देता हूँ। अब आ रही है आवाज? अब आवाज क्लियर है? अब सारी चीजें क्लियर है? अब बता दो, स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? हाँ अब दिखाई दे रही है सबको स्क्रीन? अब दिखाई दे रही है सबको? ठीक है, हाँ अब दिखाई दे रही है, वेरी गुड। सुनो अभी अच्छे से देखना,
मैंने अभी बच्चों क्या बताया कि अच्छा लैग हो रहा होगा, लेकिन मेरा मुझे नहीं लगता, मेरा नेटवर्क इशू है, मेरा तो अच्छे से चल रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। सुनो, आप सुनते जाओ, अगर बहुत नेटवर्क इशू आने लगा तो बता दो, हम रिज्वाइन कर लेंगे, ठीक है ना। देखो सुनो अच्छे से, कार्बन की स्टैंडर्ड स्टेट ग्रेफाइट है, क्लोरीन फ्लोरीन गैस होते हैं, देखो क्लोरीन एंड फ्लोरीन होते हैं आपके गैस, ब्रोमीन आपका लिक्विड में पाया जाता है और आयोडीन पाया जाता है आपका सॉलिड में। ये बातें सबको क्लियर है। और कार्बन की ग्रेफाइट जो होता है ना, कार्बन का ग्रेफाइट, ये सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, सुनो अभी बात करते हैं फॉस्फोरस की। सुनना, फॉस्फोरस इज योर P4। तो फॉस्फोरस की जो स्टैंडर्ड स्टेट होती है ना, याद रखना, व्हाइट फॉस्फोरस, मैं इसको लिख रहा हूं यहाँ पे, व्हाइट फॉस्फोरस, ठीक है ना बच्चों, व्हाइट फॉस्फोरस। बोलो क्लियर है। स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ फॉस्फोरस क्या होगा? व्हाइट फॉस्फोरस जो पाया जाता है ना, इट इज अ स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ फॉस्फोरस। स्टैंडर्ड जहां से वो आया है, स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ फॉस्फोरस। बोलो सबको क्लियर है, मैसेज कर दो रे। व्हाइट फॉस्फोरस इज अ स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ फॉस्फोरस। चलो आगे बढ़ते हैं। सल्फर की अगर मैं बात करूं ना, सल्फर दो फॉर्म में पाया जाता है, याद रखना। सल्फर या तो रोम्बिक फॉर्म में पाया जाता है, अभी फिलहाल इसको सुनते जाओ, डोंट, कोई घबराने की जरूरत नहीं, आगे सारी चीजें पढ़ेंगे। या तो सल्फर पाया जाता है मोनोक्लिनिक में, दो फॉर्म होते हैं मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक दैट इज एसिड। लेकिन याद रखना, सल्फर की जो एसिड स्टेट है ना, रोम्बिक स्टेट, रोम्बिक स्टेट होती है स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ सल्फर। बोलो क्लियर है। स्टैंडर्ड यहां पे लिख देता हूं, स्टैंडर्ड स्टेट, स्टैंडर्ड रोम्बिक सल्फर इज अ स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ सल्फर। बोलो बच्चों क्लियर है, मैसेज कर दो। मैं वापस से बता रहा हूं, देखो सारी चीजें समराइज कर रहा हूं। कार्बन की ग्रेफाइट फॉर्म आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, फॉस्फोरस की व्हाइट फॉस्फोरस जो कि सॉलिड होता है वो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, सल्फर की एसिड दैट इज रोम्बिक सल्फर एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या यहां तक की बातें क्लियर है? बता दो रे, क्या यहां तक की बातें क्लियर है? क्या स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब आपको अभी क्लियर हो गया? अगर स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब आपको क्लियर है तो अब मुझे बता दो, क्या CO स्टैंडर्ड फॉर्म है? क्या CO एक स्टैंडर्ड फॉर्म है? तो आप बोलोगे सर नो, नेवर। अरे क्यों नहीं सर? क्योंकि सर ये किससे बना हुआ है? ये तो सर कार्बन से भी बना, ग्रेफाइट मतलब सॉलिड ग्रेफाइट से बना, और ये सर O2 से भी बना, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती। लेकिन याद रखना, दो स्टैंडर्ड फॉर्म एक साथ आके कभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बना सकते, तो CO इज नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या CO2 एक स्टैंडर्ड फॉर्म है? तो आपका आंसर होना चाहिए नो, इट इज ऑल्सो नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्म। भाई क्लियर है सबको? मैसेज कर दो, मैसेज कर दो। हमेशा याद रखना, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है एक मोल के लिए। तो अब मैं आपके सामने एक रिएक्शन लिख रहा हूं, ठीक है बच्चों, रिएक्शन लिख दूं। मुझे एक बात बताना, देखो हाइड्रोजन आपका गैस है जो कि उसके एलिमेंटल फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में, Cl2 भी गैस है जो कि उसका स्टैंडर्ड स्टेट है। इससे मैंने दो HCl, 2 मोल ऑफ HCl बना दिए। क्या मैं इस रिएक्शन की एंथैल्पी को, क्या मैं इस रिएक्शन की एंथैल्पी को, भाई सुनना, क्या मैं इस रिएक्शन के एंथैल्पी को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोल सकता हूं? मैसेज कर तो दो जरा, क्यों नहीं बोल सकता? देखो ये भी एलिमेंटल स्टेट में, ये रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट, ये हमारा प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट का छोड़ो, रिएक्टेंट देखो, रिएक्टेंट को हमें देखना है कि वो स्टैंडर्ड स्टेट में है या नहीं, प्रोडक्ट तो छोड़ दो। क्या मैं इसकी एंथैल्पी को, क्या मैं इसकी एंथैल्पी को, हाँ रिएक्टेंट में देखना है, ओके, स्टैंडर्ड स्टेट रिएक्टेंट में देखना है, प्रोडक्ट में नहीं। क्या मैं, अच्छे से देखो, क्या मैं इस एंथैल्पी को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोल सकता हूं? तो आपका आंसर होगा सर कते ही नहीं। क्यों नहीं? अरे सर 2 मोल बन रहे, 2 मोल, लेकिन मैंने पढ़ाया था 1 मोल बनना चाहिए। बोलो कितना बनना चाहिए? 1 मोल। तो मैं किस तरह से लिखूं? तो याद रखना, मैं इस रिएक्शन को अच्छे से समझाता हूं आपको। देखो H2 गैस है, Cl2 भी गैस है, ठीक है बच्चों, हमें बना 2HCl। तो इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी होगी ना, उसको अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो बनेगा सर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस रिएक्शन। अब बोलो क्लियर है? अब बोलो भाई क्लियर है? सर इसकी एंथैल्पी
हाँ, इसकी एंथैल्पी 2 मोल के लिए, हमें 1 मोल के लिए चाहिए, तो 2 को डिवाइड कर दो 1 से, समझे? सॉरी, उस एंथैल्पी को डिवाइड कर दो 2 से। अरे और एक, अरे बहुत एग्जांपल लूंगा मैं, डोंट वरी, एग्जांपल बहुत आने वाले, समझ में आया ये बात? अब मैं इसी को क्या कर देता हूँ, अब मैं इसी को, ये 2 को हटा देता हूँ, समझो, 2 को हटा दिया। हाँ सर, अब बोलो इस रिएक्शन के एंथैल्पी को मैं क्या बोल सकता हूँ? इस रिएक्शन के एंथैल्पी को मैं बोल सकता हूँ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, डेल्टा एफ एच। बोलो क्लियर है? अब बताओ, अब समझ में आया? क्योंकि सर 1 मोल बन रहा है, सर 1 मोल बन रहा है, अब ज्यादा क्लियर हो गया सर, 1 मोल बन रहा है ना सर। आइए थोड़ा सा एग्जाम्पल्स को पढ़ते थोड़े से। मान लो कार्बन सॉलिड है और ऑक्सीजन O2 ये गैस है, आपको पता है अच्छे से, और ये दोनों इसकी स्टैंडर्ड स्टेट है। दिस इज अ स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ ऑक्सीजन एंड दिस इज अ स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ कार्बन। और मान लो CO2 बन गया, मान लो 1 मोल CO2 बन गया। क्या मैं इस एंथैल्पी को डेल्टा HF बोल सकता हूँ? अब बताओ, रिएक्टेंट स्टैंडर्ड स्टेट में है सर जी, 1 मोल बन रहा है सर जी, तो इसको क्लियरली हम बोल सकते हैं क्या? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल, इस एंथैल्पी को हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। बोलो क्लियर है सबको? मैसेज कर दो, मजा आ रहा है सबको? दूसरा एग्जांपल बताओ। हाँ इसको बताओ, इसको H2 गैस, ब्रोमीन गैस, 1 मिनट रुक जाओ, ब्रोमीन गैस और 2 HBr, रुक जाओ थोड़ा सा, क्या देखने दो मुझे, थोड़ा देख लेने दो। CO नहीं है ना स्टैंडर्ड स्टेट? बिल्कुल नहीं है दमयंती। CO जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना आपके, कौन से वाले, ये CO है या NO है या फिर CO2 है ना, ये किससे बने हुए होते? ये ऑलरेडी कार्बन से बने होते, ऑक्सीजन से बने होते, तो ये स्टैंडर्ड स्टेट नहीं है, ठीक है ना? अब बताओ, क्या मैं यहाँ पे, सुनो तो सही, तुम मत बोलो मुझे, तुम मत बताओ, मैं बताऊंगा ना। मैंने जो लिखा है बिल्कुल सही, जो मुझे पढ़ाना है ना वो मैं लिखा है, जो डोंट वरी, मैंने जो मुझे पढ़ाना है मैंने वही लिखा। हाँ गैस ही लिखा है, मुझे पता है यहाँ पे गैस है, समझो अभी। बिल्कुल सही आपने पहचाना, वेरी गुड, आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा क्वेश्चन उससे भी अच्छा है, सुनो अच्छे से। क्या मैं इस एंथैल्पी को, क्या मैं इस रिएक्शन की एंथैल्पी को डेल्टा एफ एच बोल सकता हूँ, या सर डेल्टा क्यों नहीं बोल सकता? पहली बात बताओ, क्यों नहीं बोल सकता ये बताओ? क्योंकि सर ब्रोमीन उसके स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं है, समझे या नहीं समझे? अरे सर ब्रोमीन लिक्विड है। हाँ 2 मोल छोड़ दो, वो तो बाद में की चीज है, वो तो हम पढ़ेंगे, इसको मैं थोड़ा सा अभी मॉडिफिकेशन करके पढ़ाऊंगा। सर अगर ब्रोमीन लिक्विड होता ना, हाँ देखो अब मैं ब्रोमीन को लिक्विड कर देता हूँ, समझे? कितनी छोटी छोटी बातों से आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, आपको समझ में आ रहा है ना थोड़ी थोड़ी बात? अब मैं क्या कर देता हूँ बच्चों, इसको गैस कर देता हूँ, इसको लिक्विड कर देता हूँ, ब्रोमीन लिक्विड। अब बताओ क्या ये वाला सही है, ये दूसरा वाला डेल्टा EH/2 ये वाला सही है सर? समझे या नहीं समझे? बताओ जल्दी, ये वाली चीज सबको समझ में आई? सर इस एंथैल्पी को 2 से डिवाइड करेंगे तो बनेगा हमारा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। थोड़ा और अच्छे से समझाता हूँ। मान लो 1 मोल बना, अरे सर अब तो और भी आसान, समझे या नहीं समझे? बताओ जल्दी। डेल्टा EH जो होगा ना रिएक्शन एंथैल्पी, वो होगा आपका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ किसका? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HBr, क्योंकि HBr बन रहा है ना। बोलो जल्दी, क्लियर है? 1 मोल सब्सटेंस फॉर्म होने के लिए जो एंथैल्पी, उसी को हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। बोलो क्लियर है सबको? एग्जाम्पल नेक्स्ट, CO प्लस 1/2 O2 बन गया। देखो 1/2 O2 का मतलब पता है क्या होता है बच्चों? देखो रिएक्शन में 1/2 O2 का मतलब पता है क्या होता है? 1/2 O2 मतलब O2 का आधा, तो O2 का आधा क्या होगा? बोलो O2 का आधा एक ऑक्सीजन, तो इसको ऐसे लिखते हैं। बोलो क्लियर है? लिखने का तरीका है भाई, आधा मोल, समझ में आया? इसको ऐसे लिखते हैं, हाफ O2, ऑक्सीजन को हाफ O2 लिखते हैं, तो क्या बनेगा बताओ जल्दी? CO2, समझे या नहीं समझे? यहां से एक ऑक्सीजन, देखो हाफ, देखो O2 का आधा क्या आएगा? O2 का आधा आएगा एक ऑक्सीजन, और ये 2 CO, तो क्या बनेगा? CO2। अब मुझे बताओ इन दिस केस, बताओ जल्दी, ये आपका गैस है, ये आपका गैस है, क्या मैं इसको बोल दूं दिस, क्या मैं बोल दूं? सुनो बच्चों, यहाँ पे बोल दूं, मैं क्या बोल दूं? सर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 इज, ये दोनों मतलब क्या इस एंथैल्पी को मैं बोल सकता हूँ? नाउ दिस इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, हाँ या नहीं? मैं बिल्कुल भी नहीं बोल सकता, क्योंकि हमारी दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड स्टेट, दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड स्टेट, इसीलिए मैं ये बोल नहीं सकता। बोलो अभी क्लियर हो रहा है सबको? क्या आपको मजा आया? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पहचान सकते हो? जल्दी बताओ, बताओ जल्दी मैसेज करके। हाँ बोलो बोलो बोलो। इसको हाफ मत एक एक इसको इस तरह से देखना चाहिए। एक्चुअली O2 ही रहता है पता है, हाफ मोल, लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए हाफ लिखा होता है क्योंकि पूरा बैलेंस हो जाए। ओके, बाकी इसको एज अ O2 देखो। हाँ, बैलेंसिंग के लिए इसको सिर्फ एक ऑक्सीजन देखो, छोटा वाला, ये वाला, ठीक है। बैलेंस अगर करना है तो हाँ हाँ, अरे गैस है ये, स्टैंडर्ड स्टेट है, इसको हाँ, इसको हाँ, वेरी गुड, स्टैंडर्ड स्टेट है, इसको कुछ मत कर देना। ऑक्सीजन की स्टैंडर्ड स्टेट O2 है, इसको आधा मोल ले लो, 1 मोल ले लो, 10 मोल ले लो, O2 तो O2 ही रहेगा। होगा ये क्लियर तेरा? बोलो जल्दी। हम्म, 1 डजन ले दो या 2 डजन ले लो, ओके, वो ऑक्सीजन ही रहेगा। इंपॉर्टेंट उसकी फेज मैटर करती है, ठीक है बच्चों। आप थोड़ा सा मुझे आपका दिमाग लगा के बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा, बहुत मजा आएगा आपको सीखने में। सर ये CH3OH मिथेनॉल है ना सर, ये किससे बना होगा? थोड़ा सा बता सकते हो? कोई बता सकते हो किस किस से बना होगा? इसके 1 मोल, ये 1 मोल बनाए, इसके स्टैंडर्ड बताओ, स्टैंडर्ड रिएक्टेंट कौन कौन से होंगे? सबसे पहला बताओ, सबसे पहला टाइप करके भेजो। सबसे पहला क्या होगा? कार्बन होगा, दूसरा होगा वो भी सॉलिड, कार्बन सॉलिड, और भाई वो भी ग्रेफाइट होगा, वो भी क्या होगा बोलो? ग्रेफाइट। दूसरा होगा सर हाइड्रोजन, हो गए सर 2 हाइड्रोजन के मोल। 2 क्यों लिए सर? देखो 2 और 2 4 है, इसीलिए मैंने 2 ले लिए। ऑक्सीजन सर एक ही है तो मैं ले लेता हूँ हाफ O2। अरे क्लियर है? देखो सर एक ऑक्सीजन है तो हाफ O2 ले लेता हूँ, मजा आ जाएगा सर। सर 4 H2 है तो इसको मैंने ये ले लिया 2H2, फिर क्या ना, इसको कार्बन। हो गया बैलेंस। मैसेज करो। क्या आपको किसी भी प्रोडक्ट को देख के उसके एलिमेंट्स लिखना आ जाएंगे? स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ और क्लियर हो जाएगा। देखो अभी अब थोड़ा सा मैं थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करूंगा, ठीक है बच्चों। कैल्शियम कार्बोनेट किस किस से बना होगा? तो आप बोलोगे सर पहले तो कैल्शियम होगा सॉलिड, पहले तो कैल्शियम होगा सॉलिड। सर दूसरा होगा कार्बन, वो भी सॉलिड होगा। सर ऑक्सीजन कितने ले? कोई बता सकता है? O3 का मतलब क्या होता है? O3 का मतलब मैं इसको थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ, ठीक है। इसको ओजोन मत ले लेना। देखो O3 को किस तरह से देखना है पता है बच्चों? इसको देखना है आपको। कैसे देखना है बताओ जल्दी। सर एक तो O2 बचा, इसमें से एक O। अब एक O को हम कैसे लिखते हैं बोलो? एक O को कैसे लिखते हैं हम? 1/2 O2। तो इसको इस तरह से देखना है, कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू, कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू। समझे या नहीं समझे? O3 को किस तरह से देखना है? कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू। पहले मैसेज करके बताओ, ये बात सबको हजम हो गई? ये बात सबको हजम हो गई क्या? ऐसे क्यों? रुको जरा। हाँ, ये बात सबको हजम हो गई सबको? सर O3 को हम कैसे लिखेंगे? O2 प्लस हाफ O2। चलो मैं इन दोनों की एडिशन करता हूं। देखो O2 प्लस हाफ O2। अब देखो मजे की चीज, एक मिनट ना, देखने दो क्या मैसेज आ गया। हाँ चलो, अब मैं थोड़ा सा नहीं इसको क्या कर देता हूँ बच्चों। अरे कांचन का बहुत नेटवर्क इशू आ रहा है बेचारी, वैसे वो तो भी अच्छा रिकॉर्डेड है। सुनो, अब मैं ऑक्सीजन को कॉमन ले लेता हूँ। तो आपने बोला हाँ सर जी मजा आ गया, 1 प्लस हाफ। अरे 1 प्लस हाफ क्या होता है बोलो जल्दी? 1 प्लस हाफ क्या होता है बताओ जल्दी? देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 + 1 3/2 O2। समझे या नहीं समझे? तो अब मैं लिख सकता हूँ 3/2 O2, मतलब अब क्लियरली लिख सकता हूँ सर। जो CaCO, देखो मैंने बेसिक चीज पढ़ा दी, अभी क्या बताऊं मैं? सर कैल्शियम सॉलिड से बनेगा ये। सर कार्बन सॉलिड दैट इज ग्रेफाइट से बनेगा सर।